हेलो क्लास, वेरी 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 वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम लोग आप देख रहे होंगे आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 अध्याय कौन सा है? 9th, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? रे ऑप्टिक्स। ओके, रे ऑप्टिक्स एंड प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके बच्चों, तो ये है हमारे चैप्टर। इन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जिसका नाम होगा बच्चों 9.1, वह है हमारा भूमिका। सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में पहले क्या है, इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं और क्या थोड़ी बहुत जानकारी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, इसको डबल एरो में लिखिएगा और सिंगल एरो में लिखिएगा कि प्रकृति ने मानव नेत्र को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, क्या होता है बताऊंगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो प्रकृति ने मानव नेत्र को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से, है ना, स्पेक्ट्रम में से विद्युत चुंबकीय तरंगों के छोटे परिसर में प्रकाश को दृश्य करने योग्य बनाया है। दृश्य करने योग्य बनाया है। आगे बच्चों, जो प्रकृति है, जो भगवान है, प्रकृति में स्वाट भगवान से रिलेट करते हैं हम लोग अपने आप को। तो भगवान ने जो है हमारे नेत्र को, मानव नेत्र को, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बच्चों, है ना, सजीव के नेत्र को, ठीक है, सजीव भी कह सकते हैं, है ना। मानव नेत्र के बदले आप लिख सकते हैं सजीव नेत्र, क्योंकि बच्चों जो सजीव हैं, जिनके पास भी आंखें हैं, ठीक है, चाहे वो जानवर ही आ जाए, चाहे वो पक्षी आ जाए, तो प्रकृति ने सजीव नेत्र को, संजीव नहीं भाई साहब, सजीव नेत्र को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से, बच्चों विद्युत चुंबकीय, जो हमारे पास प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का ही ये चैप्टर है ना। तो बच्चों, प्रकाश के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बात किया कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग भी है या फिर यह कणों से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में बात किया था। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें होती हैं बच्चों, उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगों के छोटे परिसर में प्रकाश को दृश्य करने योग्य बनाया गया है मानव के नेत्र को। अब बच्चों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या हो सकता है? तो बच्चों, आप नहीं जानते होंगे अब तक, या फिर साइंस से केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि बच्चों गामा रेज होती है, ठीक है, गामा रेज, गामा किरणें, ओके, एक्स रेज होती है बच्चों, ठीक है, पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज बोलते हैं इसको, पराबैंगनी किरणें,
उसके बाद बच्चों बहुत ही छोटे परास में जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है, उसमें से बहुत कम परिसर में, इतने ही परिसर में, इतने छोटे से परिसर में बच्चों, इस छोटे से परिसर में जो है यह कौन से प्रकाश उपस्थित होती है बच्चों? विबग्योर। ओके, ये विबग्योर नाम की हमारे पास प्रकाश का सेट है, प्रकाश के किरणों का जो है वह समूह है जिसको हम लोग देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों इंफ्रारेड आ जाती है, इंफ्रारेड रेज आती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ तरंग भी आती है, जैसे माइक्रोवेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है बच्चों, ठीक है। कुछ रेडियो वेव्स होती है, ओके। तो ये सब कुछ किरण होती है, कुछ तरंगे होती है, जिसमें से मानव नेत्र जो है बच्चों, ये जो मैंने दिखाया है बच्चों, ये क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है बच्चों। स्पेक्ट्रम मीन्स बहुत सारे किरणों के या तरंगों के समूह, बहुत सारी किरणें थी, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, कुछ दृश्य किरणें, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, माइक्रो तरंगे है ना, रेडियो तरंगे, इन सब के विद्युत चुंबकीय तरंग है ये बच्चों। इन विद्युत चुंबकीय तरंग के समूह को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से कुछ ही पार्ट है, देख लीजिए आप, इतने ही भाग हैं आपके पास, जो कि क्या है बच्चों? केवल इतना भाग है जो कि आपका ये भाग क्या होता है? दृश्य होता है। मानव नेत्र के लिए क्या होता है? दृश्यमान होता है। केवल इसी को मानव नेत्र जो है बच्चों, वह इसी प्रकार के प्रकाश के किरणों को देख सकता है। आप आज तक गामा किरणें कभी देखे हैं क्या? क्या एक्स किरण देख सकते हैं आप? क्या पराबैंगनी किरणें कभी देखा है आपने? क्या रेडियो तरंग देखा है आपने कभी? नहीं। इन सब के किरणों को देखने के लिए, तरंगों को देखने के लिए मानव नेत्र पर्याप्त नहीं है। केवल बच्चों इतना ही भाग है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का, जिसमें क्या कौन सी प्रकाश उपलब्ध है बच्चों? विबग्योर। ये प्रकाश ही मानव नेत्र को क्या है? दृश्य है। मानव नेत्र जो है बच्चों, और कह सकते हैं कि सजीव की नेत्र जो है वो देख सकता है, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने ये जो किरणें लिखी है, ये कैसे मैंने लिखा है? ये बच्चों तरंगधार्य प्रकाश की जो किरणें होती है बच्चों, उन प्रकाश की किरण के पास क्या क्या होता है? एक तरंगधार्य की विशेषता होती है। जैसे कोई वस्तु है तो इसके पास क्या क्या हो सकता है? लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, कुछ ऊंचाई हो सकता है। उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास बच्चों क्या होती है? तरंगधार्य होती है, ठीक है। तो तरंगधार्य के बढ़ते क्रम में मैंने बच्चों इस सभी किरणों को रखा है। तरंगधार्य के बढ़ते क्रम, किस क्रम में रखा है बच्चों? इस किरणों को, इस तरंगों को मैंने कैसे रखा है? तरंगधार्य के बढ़ते क्रम में। इधर सबसे कम जो है तरंगधार्य किसकी होती है? गामा की। सबसे अधिक तरंगधार्य किसकी होती है? रेडियो की। तरंगधार्य के बढ़ते क्रम में ये बच्चों, ठीक है। विबग्योर के भी, ये भी कह सकते हैं आप, विबग्योर भी जो मैंने यहाँ रखा है वो कैसे हैं? तरंगधार्य को बच्चों लैम्डा से दिखाते हैं, तो लैम्डा इसका बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। ये 10 के घात -11 सेंटीमीटर के परास का होता है गामा किरणें। ये 10 के घात -9 सेंटीमीटर के किरणें होती है। 10 के घात बच्चों -7 सेंटीमीटर, 10 के घात -5 सेंटीमीटर के है ना परास का होता है ये बच्चों। ये 10 के घात -3 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद बच्चों 10 के घात है ना 10 के मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बच्चों 10 के घात 3 सेंटीमीटर है ना। तो इस तरह से मैंने सेंटीमीटर में बढ़ते हुए क्रम में रखा है, ठीक है बच्चों। जो मानव नेत्र होती है, ये सारे नोट्स हैं आपके, नोट्स में ये सब सारी बातें डाल सकते हैं आप। तो बच्चों ये जो दृश्यमान प्रकाश है, ठीक है, दृश्यमान विद्युत
चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 700 क्या 750 तक बच्चों, ठीक है, 750 नैनोमीटर वाले तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय तरंग को ही मानव नेत्र संसूचित कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये भी समझे आप कि मानव नेत्र जो है इस विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है बच्चों, वो कहां से कहां तक बच्चों, ये जो स्टार्ट होती है यहां से, वो होती है 400 नैनोमीटर से लेकर ये जो इस बिंदु है कहां तक दृश्यमान हो जाती है 750 नैनोमीटर। ये क्या है बच्चों, ये तरंगदैर्घ्य है प्रकाश का। विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, वो 400 नैनोमीटर वाला जो तरंगदैर्घ्य होता है वहां से लेकर 750 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य वाला जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, केवल इन्हीं के बीच के विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमारा मानव नेत्र देख सकता है। क्या ये बात समझ में आई है? मतलब बच्चों ये जो आपकी प्रकाश है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं विकिरण, वो 400 नैनोमीटर के प्रकाश से लेकर 750 नैनोमीटर के प्रकाश के बीच ही ये सारी प्रकाश होती है, विकिरण होती है। इन प्रकाशों को ही हमारा मानव नेत्र सुग्राही कर पाता है, संवेदनशील होता है। समझ गए बात? चलिए बच्चों, इन सबको आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। देख लीजिए फटाफट, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में डाल दीजिएगा, ताकि मैं ऊपर मिटा दूं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं इसको बच्चों मिटा देता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, मिटा दिया जाए इसे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए बच्चों, चलिए मिटा दीजिए हम और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि और हमारे लिए क्या आ रहा है, और बच्चों आपके लिए क्या है। बहुत खास बातें मैं लेके आया हूँ, एकदम आप रेडी रहिए, आपके पास आने के लिए तैयार है वो सब सारी बातें। ओके, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपने है ना रिश्तेदारों का, परिवार वालों का, सभी लोगों का ख्याल रख रहे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी बोर्ड क्लासेस चल रही है अभी, तो आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों। आगे देखिए क्या है, आगे है बच्चों हमारे लिए कि मानव नेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान होने के कारण ही रंग बिरंगे संसार को देख पाता है। ठीक है बच्चों, देख पाता है, हमारे चारों तरफ के संसार को देख पाता है बच्चों। किसके कारण? इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान होने के कारण। वो विद्युत चुंबकीय तरंगे को हमारी जो आंख है वो संवेदनशील हो पाती है उनके प्रति, ठीक है, इन 7 रंगों के प्रति, इसलिए हमें रंग बिरंगा संसार क्या होता है, देख पाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये लाइन मिल गई आपको। अब बात आइए बच्चों, हम लोग लिखते हैं क्या कि विद्युत चुंबकीय, तरंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रकाश कह सकते हैं, तरंग या प्रकाश। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं, जिसको हम लोग देख पाते हैं, इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, या फिर उसी को प्रकाश कहते हैं के बारे में दो विशेष, ठीक है बच्चों, दो विशेष उल्लेख किया जा सकता है। दो विशेष उल्लेख क्या है बच्चों इस प्रकाश के बारे में? पहली बात कि प्रकाश तीव्र, भाई अत्यधिक तीव्र बच्चों, ठीक है, कैसे? अत्यधिक तीव्र गति से गतिमान होते हैं बच्चों। पहला जो प्रकाश के बारे में विशेष उल्लेख था, वो विशेष उल्लेख पहला क्या था बच्चों? यह विशेष उल्लेख था कि प्रकाश अत्यधिक तीव्र गति से गतिमान होते हैं। ठीक है बच्चों, यह निर्वात में 2.99 गुना 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान होते हैं। अब देख लो बच्चों, यह गति कितनी अधिक है। ठीक है, निर्वात का मतलब समझते हैं? निर्वात का मतलब होता है बच्चों जहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और कोई भी जो है माध्यम नहीं है। ठीक है, निर्वात आप समझ रहे हो ना, ये पूरी निर्वात है हमारी। तो यह निर्वात में जो है 2.99 गुना 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से क्या होता है? गतिमान होता है। ठीक है, यह लगभग 3 गुना 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान माना जाता है। बच्चों आप लगभग इसको ये मान सकते हैं, लगभग आप 2.99 को 2.99 को आप लगभग कितना मान सकते हो? 3 मान सकते हो। ठीक है ना? यस, 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड से। ओके, यही बच्चों, यही प्रकाश की चाल कहलाती है। और प्रकाश की चाल को c से, है ना, आप c से व्यक्त कर सकते हैं, स्मॉल c से कैपिटल C से, तो c से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस स्मॉल c से क्या कर सकते हैं? इसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। दूसरी जो विशेष उल्लेख है बच्चों हमारे प्रकाश के बारे में, वह क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हैं, चलिए हम प्रकाश कह देते हैं, है ना बच्चों। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य सरल रेखा के पथ पर गतिमान माना जाता है। ठीक है बच्चों, यह प्रकाश जो है वो किस रेखा पर, मतलब किस पथ पर चलता है बच्चों? सरल रेखा के पथ पर चलता हुआ गतिमान माना जाता है कि प्रकाश जो है एक सरल रेखा के पथ पर चल रहा है। ठीक है, यह बात समझ पा रहे हैं आप? तो यह दो विशेष उल्लेख था किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, जो दृश्यमान है, जो हमारे आंख दृश्य है, जो तरंगे हमारे आंखों के लिए क्या है? दृश्य है, या फिर वह प्रकाश जो कि हम देख पाते हैं, उसके बारे में जो विशेष उल्लेख है, जो विशेष वर्णन है, वो क्या है कि प्रकाश अत्यधिक तीव्र गति से चल सकती है, और दूसरा है कि यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य किस पथ पर चलता है? सरल रेखा के, स्ट्रेट लाइन के पथ पर चलता है। ठीक है, यह बात आप समझ गए। चलिए बच्चों, अब ये दो मुख्य बिंदु आपको मिल गए।
चलिए अब नेक्स्ट है हमारे सिंगल एरो लगा करके बात ये है हमारे प्रकाश के बारे में कि बच्चों प्रकाश के सरल रेखा पथ पर गतिमान है ना, प्रकाश के सरल रेखा पथ पर गतिमान है ना बच्चों, प्रकाश के सरल रेखा पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। ओके बच्चों, दूसरी जो बातें थी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, वो है प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। तो बच्चों प्रकाश के सरल रेखा पथ को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का जो सरल रेखा पथ है, एक रेखा पर, मतलब प्रकाश बहुत सारी निकल रही है, तो प्रकाश की जो तरंगे हैं, जो प्रकाश, बच्चों ऐसा आप धारणा है, आप धीरे धीरे करके पढ़ते चलोगे। ये जो हम लोग इस अध्याय में हम लोग बच्चों प्रकाश को पढ़ रहे हैं, वो क्या मान के पढ़ रहे हैं? प्रकाश को किरण मान के पढ़ रहे हैं। और प्रकाश की जो किरण है वो क्या माना जा रहा है बच्चों? कि वह कणों से मिलकर बनी हुई है, प्रकाश तरंग से मिलकर भी बना हुआ है। ऐसा ही बोला गया था। प्रकाश किरण भी मतलब प्रकाश कण भी है, प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है, प्रकाश तरंगों से बना हुआ है, ऐसा माना गया था। तो बच्चों जो प्रकाश की तरंगे हैं वो भी कहा गया कि एक सरल रेखा पथ पर चलता है, और जो प्रकाश का सरल रेखा पथ था उसी को क्या कहा गया? प्रकाश का किरण कहा गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? क्या कहा गया? प्रकाश का किरण। किरण किसे कहा गया? प्रकाश की जो सरल रेखीय पथ थी उसको। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा गया बच्चों? प्रकाश पुंज कहा गया। ठीक है, के समूह को प्रकाश पुंज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बच्चों में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो यह बात भी आप समझ गए, नो प्रॉब्लम। क्या इतनी जानकारी आपको मिल रही है बच्चों? प्रकाश के सरल रेखा पथ को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश के, है ना, प्रकाश के सरल रेखा पथ को क्या बोलते हैं हम लोग? जिस इस सबको आप हाईलाइट कर सकते हैं। सरल रेखीय पथ को ये बात क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं, नो प्रॉब्लम। और बच्चों प्रकाश के किरणों के समूह को, भाई प्रकाश के किरण के, है ना, प्रकाश के किरणों, बहुत सारे किरणों का जो समूह है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यह भी समझ गए आप? क्या यहां तक एकदम सब सही चल रहा है? अब बच्चों हम लोग इस अध्याय में, ठीक है, इस अध्याय में प्रकाश के ठीक है समतल एवं, ठीक है, गोलीय पृष्ठों से, भाई इस अध्याय में प्रकाश के समतल एवं गोलीय पृष्ठों से परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन एवं विक्षेपण, क्या? विक्षेपण की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विक्षेपण की परिघटनाओं, ठीक है, परिघटनाओं के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, भूमिका यही बताता है हमें कि भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यह भी हम समझ गए बच्चों, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बच्चों मानव नेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। मानव नेत्र एवं कुछ प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह सब चीज करने वाले हैं। क्या यहां तक आपकी भूमिका पूरी हो गई? देख लीजिए फटाफट बच्चों, आपकी भूमिका एकदम पूरी हो गई।
देख लीजिए, देख लीजिए बच्चों, एकदम यहाँ तक क्या सब सही चल रहा है? देख लीजिए, क्या यहाँ तक सब सही चल रहा है? थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाए भैया तो मज़ा आ जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा हमें। कैमरा भैया से कहते हैं थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ भाई, है ना, तो हमें सब कुछ दिख जाएगा। तो क्या आप देख लिए बच्चों? देख लिए आपको क्या दिख गया सब कुछ? थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ भैया। चलिए, यहाँ तक दिख गया। चलिए बच्चों, मिटा दिया जाए इन सबको। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगले टॉपिक पे। तो आपका ये बच्चों ये जो है यह खत्म हो चुका है, मिटा दिया जाए। चलिए, ये टॉपिक तो खत्म है आपका, भूमिका आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। चलिए, तो भूमिका जो है वो हमने पूरा कर लिया है। आप एकदम जो है तैयार होंगे, भूमिका पढ़ के एकदम खुश हो गए होंगे, एकदम मजा आ गया होगा। बहुत ही सिंपल चीजें थी, बहुत ही सिंपल चीजों के बारे में हमने लिखा है, ठीक है। आप लोगों ने लिखा ही है, समझने वाली बात तो ऐसी कुछ थी ही नहीं, ठीक है बच्चों। समझने वाली बात ऐसे अब तक कुछ आई थी नहीं, कुछ चीजें इकट्ठा किया है हमने, उसको पढ़ के देख लीजिए। कुछ ज्यादा इसमें लिखा नहीं है। हमने कहा है भाई बहुत सारे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है हमारे पास। उस स्पेक्ट्रम का मतलब बहुत सारे तरंगों का समूह, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों तरंगों के समूह को, तरंगों के इकट्ठा किरणों को क्या बोलते हैं? बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। उस स्पेक्ट्रम में से मुझे कौन सा दिख रहा था? विबग्योर दिख रहा था। कितने से कितने परास वाले, तरंगदैर्घ्य के परास वाले? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश ही हमें दिख पा रहे थे, ठीक है। केवल इतने ही प्रकाश हमें क्या हो पा रहे थे? दिख पा रहे थे बच्चों, नो प्रॉब्लम। और क्या और बच्चों हमने देखा कि प्रकाश जो है सरल रेखा पे चलती है, बहुत अत्यधिक गति के साथ चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। कहां? निर्वात में। ये मत भूलिएगा कहना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और यह जो है किस पर चलता है? सरल रेखा पे चलता है। यह भी समझ गए होंगे आप, ठीक है। और बच्चों हमने कहा कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के मतलब प्रकाश के सरल रेखा पथ को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। कोई एक प्रकाश का पथ दिख गया, प्रकाश के कण, प्रकाश के तरंग बहुत ही छोटी पट्टियों के रूप में कहीं से गुजरा होगा तो प्रकाश का किरण कह देंगे। और ऐसी छोटी छोटी पट्टी बहुत सारी, है ना, ऐसे में प्रकाश के कण कहीं से बच्चों निकले होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रकाश के सरल रेखीय पथ को, इस सरल रेखीय पथ को, इसी को क्या कहते हैं? इसी को बच्चों हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और इसमें से किसी एक छोटी सी पट्टी को, छोटे से पट्टी को, सरल रेखीय पथ को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का किरण कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं इसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। और किरण पुंज को, ये जो पूरा इकट्ठा मान था, उसको क्या बोलते हैं? इसको बच्चों बीम ऑफ लाइट कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए बना लीजिए, स्पीकर को भी बना लीजिए, आप ले लीजिए भाई साहब, नो प्रॉब्लम। एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश की किरणें जा रही है, किसी ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रही है, तो जो सरल रेखा पथ है, जो एक छोटी सी पट्टी मिला, उसको प्रकाश का किरण कह दिया। बहुत सारे प्रकाश की किरणों की समूह दिख गए तो किरण पुंज कह दिया, नो प्रॉब्लम। चलिए हटा देता हूं मैं इसे, बना लीजिए फटाफट, ये लीजिए, बना लीजिए कॉपी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया हम लोग टॉपिक लेके आते हैं।
और नया टॉपिक है बच्चों हमारा, वो है 9.2, जिसका नाम है गोलीय दर्पणों द्वारा, है ना। वो क्या है बच्चों? गोलीय, है ना, गोलीय दर्पणों द्वारा, ठीक है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा भाई साहब? गोलीय दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों क्या है ये गोलीय दर्पण, क्या है हमारा, ये क्या एक नया क्या शब्द आ गया। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है तो समझ लीजिए बच्चों, खोखले, खोखले, है ना, गोले को, है ना, खोखले गोले को काट कर, ठीक है, काट कर बनाया गया, बनाया गया वक्रीय, वक्रीय या गोलीय, गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण क्या है, तो आपने बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, खोखले गोले को, ठीक है, खोखले गोले को काट कर, है ना, बनाया गया वक्रीय या गोलीय पृष्ठ, बनाया गया एक वक्रीय या गोलीय पृष्ठ। ठीक है, एक कोई पृष्ठ गोलीय पृष्ठ बना दिया, एक वक्रीय या गोलीय पृष्ठ क्या कहलाते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, फिगर से भी देख लीजिए आप, फिगर से भी समझ जाएंगे बच्चों। हमारे पास एक जो है खोखला गोला था, ठीक है, ये हमारे पास खोखला क्या था? एक गोला था। नो प्रॉब्लम, इसको हमने क्या कर दिया, यहां पर बीच से एकदम काट दिया। ठीक है, समझ में आई बात? तो बच्चों ये हमारे पास खोखला गोला था, इसको हमने बीच में से काट दिया, तो मेरे पास दो गोले मिल गए। एक तो भाई साहब ये मिल गया, ठीक है, ये मेरे पास P1 और P2 मिल गया, और एक तो ये भाग मिल गया आपको, और एक दूसरा ये भाग मिल गया। ठीक है बच्चों, इसका कहीं केंद्र होगा, C होगा, एक इस तरह से मिल गया हमको, इसका कहीं C होगा, इसका नाम हमने दे दिया क्या, इसका भी नाम हमने P1 और P2 दे दिया, क्योंकि एक ही गोला से तो काटा गया है भाई साहब, एक ही गोला से तो काटा गया है। आप ठीक से गोल बना लेना भाई साहब, आपको गोल बनाने आता है, मेरा नहीं बन पा रहा है ना। तो ये आपके पास क्या था बच्चों? खोखला गोला था। ठीक है, ये आपके पास क्या था? खोखला गोला। ठीक है, ये आपके पास क्या था बच्चों? खोखला गोला था, जो अंदर से खोखला पड़ा था, एकदम खोखला था। ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, यहां से एकदम काट दिया। ठीक है, P1 P2 है ना, सेंटर इसके पास C था, इसको दो भागों में काट दिया, एक ये पृष्ठ बन गया, ये एक पृष्ठ बन गया। इसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग गोलीय पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बच्चों गोलीय पृष्ठ बोलेंगे। नो प्रॉब्लम। ओके, अब इस गोलीय पृष्ठ में बच्चों हमें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? ये देखिए, देखिए भाई क्या काम करना पड़ेगा। गोलीय पृष्ठ के एक भाग को, एक गोलीय पृष्ठ के एक सतह को, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के बाद तो दो सतह है, एक तो ये वाली सतह है भाई साहब, और एक ये वाली सतह है। ये क्या है? ये बच्चों गोलीय गोलीय पृष्ठ के दो सतह, ठीक है बच्चों, ये गोलीय आकृति के दो सतह है। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ के एक सतह को बच्चों कलई,
कलई का मतलब क्या कहे, पॉलिश, ठीक है, पॉलिश किया जाए एवं एक भाग है ना, एक सतह को, एवं एक सतह को, एक सतह को, ठीक है, चिकना है ना कर दिया जाए तब यह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं बच्चों, क्या बन जाते हैं, गोलीय दर्पण बन जाते हैं। एक तरफ क्या कर देंगे आप इसको बच्चों, क्या कर देंगे आप, एक तरफ इसको पॉलिश कर देंगे, ठीक है ना, कलई कर देंगे। कैसे कर सकते हैं आप बच्चों, देख लो, इस तरह से हमने अंदर के भाग को क्या कर दिया बच्चों, पॉलिश कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा कलई कर दिया, मतलब थोड़े से जो है ना इसको पॉलिश कर दिया अंदर से, एकदम किसी रंग पेंट से पेंट दिया, ठीक है, तो एकदम वो भाग चिकना नहीं रहा, और बाहर वाला भाग क्या है बच्चों, चिकना है, ठीक है। इसके हमने अंदर वाले भाग को जो है वो क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। बच्चों दूसरा उपाय भी है, बाहर वाले भाग को भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप किसी एक सतह को कलई कर दे, दूसरी सतह को थोड़ा सा चिकना कर दे, तो क्या बन जाता है, आपको गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये बच्चों गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहां तक फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं, देख लीजिए फटाफट, एकदम ले लीजिए भाई साहब, ले लिए होंगे आप, चलिए मिटाया जाए। अब बच्चों हमारे पास इस तरह से जो गोलीय दर्पण प्राप्त हुआ है, या गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का होगा। तो एकदम थोड़ी देर एकदम आप सांस थाम लीजिए भाई साहब, अभी आ जाओ और हम कुछ बताएंगे आपको, चिंता न किया जाए, आपके पास एकदम आएगा, कुछ आएगा भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा। देख लीजिए बच्चों, देखिए क्या बच्चों हमारा जो ये हम कह रहे थे आपसे, हम क्या कह रहे थे आपसे, हम ये कह रहे थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं ऐसा, है ना, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे भाई साहब, दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा भाई साहब, दूसरा हमारे पास होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। यस बच्चों, अवतल दर्पण को चलिए सबसे पहले के बारे में जान लेते हैं भाई साहब। अवतल दर्पण क्या है हमारा, अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, पहले के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण को बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव, कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, ओके। किसको कहते हैं अवतल दर्पण, तो सर जी अवतल दर्पण किसको कहते हैं सर, तो देखिए गोलीय, ठीक है, गोलीय पृष्ठ के, है ना, गोलीय पृष्ठ के बाहर के सतह को पॉलिश, ठीक है, एवं, है ना भाई, गोलीय पृष्ठ के बाहर के सतह को पॉलिश एवं अंदर के सतह को परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह बना देने पर, ठीक है, अवतल दर्पण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण प्राप्त होता है, इसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है बच्चों। आकृति क्या हो जाएगी इसकी, ये देख लो, ये देख लो भाई साहब, हमारे पास बच्चों अंदर से, समझ रहे हो भाई साहब, किधर से कर दोगे, बाहर से पॉलिश करोगे। देखो एक तुम्हारे पास ऐसे था भाई साहब, बाहर से पॉलिश करो, देखो देखो बाहर से पॉलिश करो, ये देखो, ये देखो, देखो तुमको ये भी तो एक गोलीय पृष्ठ प्राप्त हुआ था ना, इस गोलीय पृष्ठ को बाहर से पॉलिश करो भाई साहब,
बाहर से, ठीक है। सेंटर इसका किधर होना चाहिए, अंदर, ठीक है ना, इधर सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो यह गोलीय पृष्ठ जिधर सेंटर की तरफ मुड़ रहा है वो अंदर वाला भाग हो गया, और सेंटर के जो विपरीत वाला सतह है वो बाहर वाला भाग हो गया। बच्चों उसको क्या करना है, पॉलिश करना है, ठीक है। तब जो अंदर वाला भाग है वो कैसे पृष्ठ बन जाएंगे बच्चों, परावर्तक पृष्ठ बन जाएंगे, ठीक है। मतलब प्रकाश की किरणें आकर के इस सतह पर गिरेगी, ठीक है, इस सतह पर गिरेगी, समझ रहे हो बात। इस सतह पर जो है प्रकाश की किरणें आके गिरेगी। तो ये आपके किस प्रकार के दर्पण हो जाएंगे भाई साहब, ये आपके हो जाएंगे अवतल दर्पण, ठीक है। क्या हो जाएंगे भाई साहब, ये अवतल दर्पण हो जाएंगे, ठीक है। कनकेव मिरर हो जाएगा। चलो फटाफट इसकी आकृति बना लो, ले लो ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको मिटा दूं। अवतल दर्पण क्या होता है वो आपको समझ में आ गई कि गोलीय पृष्ठ के बाहर के सतह को पॉलिश एवं अंदर के सतह को परावर्तक सतह बना देने पर जो दर्पण प्राप्त होता है, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं, बना देने पर है ना, जो दर्पण प्राप्त होता है, ठीक है, जो दर्पण प्राप्त होता है, जो दर्पण प्राप्त होता है उससे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे लिख लो भाई, ऐसे लिख लो, अवतल दर्पण कहते ठीक है, इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊं इसको, मिटा दिए जाए भाई साहब, एकदम मिटा दिए जाए, शॉर्ट मिटा देते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग उत्तल दर्पण पर, ठीक है, कि उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है। तो चलो उत्तल को जान लेते हैं भाई साहब कि उत्तल दर्पण क्या होता है। आप किसी को उल्टा कर सकते हो, इसी को एकदम उल्टा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो देखो, देख लीजिए, बी नंबर उत्तल दर्पण, ठीक है भाई। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है, क्या गोलीय पृष्ठ के अंदर के भाग को पॉलिश, ठीक है, मतलब कलई एवं बाहर, ठीक, बाहर के भाग को परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह बनाने पर प्राप्त दर्पण, बनाने पर प्राप्त दर्पण है ना, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये उत्तल दर्पण कहलाता है, नो प्रॉब्लम। देख लीजिए फिगर, देख लीजिए आप फटाफट। भाई साहब आपके पास ये सतह था, कौन सा वाला भाग, कौन सा वाला भाग है, अंदर वाला भाग कर दो ना, अंदर वाला भाग देख तो रहा है तुम्हें, अंदर वाला भाग ये देखो भाई, तुमको ये दर्पण था तुम्हारे पास, सेंटर यहां होगा इसका, भाई साहब इसका सेंटर यहां होगा, इसके अंदर वाले भाग को करो ना, कौन से वाले भाग को भाई, समझ रहे हो। हमारे इस परिभाषा को जो है तुम अलट पलट मत बना देना, मैंने जिस तरीके से बनाया है, जिस तरीके से इस परिभाषा को बताया है वैसे ही लेना, तब ये परिभाषाएं तुम्हारी सटीक हो पाएगी, ठीक है। तब भाई साहब ये जो प्रकाश की किरणें आएंगी, ये देखो, तब प्रकाश की किरण को किधर से गिराओगे, परावर्तक पृष्ठ ये हुआ ना तुम्हारा, ये वाला पृष्ठ परावर्तक होगा ना, तो इस पर फिर प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी, इस बार इधर से आएगा। भाई प्रकाश की किरणें दर्पण पे किधर से गिरेगी, इधर वाला सतह चिकना है, इधर वाला सतह एकदम पॉलिश, एकदम मतलब करो चिकना है, ठीक है। खुरदुरे वाले भाग पे तो नहीं ले जाओगे जहां तुम पॉलिश कर रहे हो, कोई पेंट कर दिए, तुम शीशा लिया, शीशे पे पेंट कर दो, एक शीशे लो, कांच लेके आओ जो एकदम कांच है, एक तरफ तुम पेंट कर दो, तो वो वाला साइड पे तुम प्रकाश, तुम चेहरा देख ही नहीं पाओगे। तुमको चेहरा देखने के लिए अपना चेहरा दर्पण पे किधर रखना पड़ेगा, इधर एकदम चिकना है, एकदम चिकना है, ठीक है, उधर रखना पड़ेगा, तो प्रकाश की किरणें उधर से जाएंगी। समझ में आ गई बात, एकदम नो प्रॉब्लम। चलिए लिख लीजिए, ये आपका क्या है भाई साहब,
ये है आपका चित्र किसका, ये चित्र है भाई साहब हमारे उत्तल दर्पण का। किसका है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलो फटाफट बना लो, ले लो स्क्रीनशॉट, मैं मिटाऊं इसको, मिटा दिया जाए, चलो मिटा दिया जाए भाई साहब, मिटा दिया जाए। एकदम ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ भाई साहब, मैं ऊपर वाला हेडलाइन मिटा रहा हूं, अभी ये वाली टॉपिक खत्म नहीं हुई है। इसमें बच्चों हम लोग एक चीज जो है ना वो नोट करके डालेंगे, वो नोट करके भी क्या डालेंगे, वो देखो एक चीज नोट करके डालने वाले हैं भाई साहब। तो आपको अवतल दर्पण प्राप्त हो चुका है और उत्तल दर्पण आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, आप लोग अवतल दर्पण अब तक जान चुके हैं और उत्तल दर्पण भी आप क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। एक बात नोट करके जानेंगे हम लोग, क्या जानेंगे कि बच्चों कोई भी वस्तु दृश्यमान कैसे होती है, कैसे मानव नेत्र के लिए दृश्यमान होती है। ठीक है, नोट करके हम लोग लिख लेते हैं और फिर ठीक है बच्चों ऐसे करते हैं ना हम लोग, पहले जो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर उसके नीचे हम लोग इस बात को नोट करके लिख लेंगे। ठीक है चलिए, तो बच्चों क्या है, गोलीय गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या ये बात आप समझ चुके हैं, एकदम समझ चुके हैं। ठीक है आ जाओ, गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल हो बच्चों चाहे वो उत्तल हो, गोलीय दर्पण से संबंधित निम्न शब्दावली, निम्न शब्दावली। ठीक है, कुछ बच्चों टर्म है, कुछ है ना गोलीय दर्पण से जुड़े हुए कुछ क्या है हमारे पास, शब्द के क्रम है, कुछ शब्द के क्रम है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बच्चों हमारा टर्म आता है, वो टर्म कौन सा आता है, वह है सबसे पहला टर्म जो आता है बच्चों वो आता है क्या, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव आता है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। किसको कहते हैं भाई साहब, पोल। पोल क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो देखिए देखिए भाई साहब, गोलीय दर्पण के वक्रीय पृष्ठ के केंद्र को, वक्रीय पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। वेरी सॉरी बच्चों, ध्रुव कहते हैं। ओके बच्चों, ध्रुव किसको कहते हैं, देख लीजिए हमारे पास बच्चों एक दर्पण था इस प्रकार से हमारे पास दर्पण था, है ना। मान लीजिए इसका भाग जो है ना अंदर से एकदम पॉलिश किया हुआ है, इधर इसका सेंटर होगा, क्योंकि ये जो वक्रीय जो गोले दर्पण है बच्चों, ये किसी एक गोले का भाग होगा ना, ये किसी एक गोले का भाग है ना, काटा हुआ है ना ये दर्पण। यस, इसको किस नाम से दिया था मैंने, P1 और P2 नाम से दिया था। ठीक है, तो बच्चों ये जो वक्रीय पृष्ठ है, ये जो वक्रीय पृष्ठ है, इसके केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, यस, तो ये फिगर भी बना लीजिएगा, ये इसका सेंटर है ना बच्चों। इस तरह से ये दर्पण, ये दर्पण मान लीजिए, ये दर्पण, ये बाहर वाला भाग देखिए, इसमें अंदर वाला भाग था और इसमें कौन सा भाग है बच्चों, बाहर वाला भाग क्या किया हुआ है, कलई पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है ना, कोई दिक्कत। तो बच्चों ये आपका P1 हो गया और ये P2 हो गया, है ना। ये कौन सा दर्पण था, ये भाई उत्तल दर्पण है हमारा, बाहर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है, इसीलिए उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसमें अरे भाई हेलो, इसमें अंदर वाला भाग जो है वह क्या है, परावर्तक पृष्ठ। इसमें देखो बाहर वाला भाग एकदम चिकना है ना, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, इधर देखो अंदर वाला भाग क्या है, एकदम चिकना है, तो ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई साहब। चलिए, तो इस वक्रीय पृष्ठ के मध्य वाले भाग को क्या बोलेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक है, P से दिखाएंगे उसे, किसे दिखाएंगे बच्चों, P से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, कोई दिक्कत। अब याद कैसे रखना, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। देखो, अंदर वाला भाग एकदम चिकना है और ये सतह हमारी तरफ ही मुड़ा चला आ रहा है, मुड़ रहा है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, प्रकाश इसमें किधर से डालोगे,
प्रकाश सर इधर अंदर वाला भाग चिकना है ना, तो प्रकाश इधर से डलेगा, नो प्रॉब्लम। तो प्रकाश इधर से डलेगा तो हम इधर बैठेंगे, तब ना हमारा चेहरे से प्रकाश निकलेगा और दर्पण पे गिरेगा, तब ना हम वस्तु को देख पाएंगे। तो इस वस्तु के लिए हम इधर खड़े रहेंगे। इस दर्पण के लिए भाई साहब, इस दर्पण के लिए बाहर वाला भाग चिकना है ना, तो हम इधर खड़े होंगे। इस दर्पण को हम अपने सामने ऐसे रखेंगे और इधर खड़े होंगे। भाई जो परावर्तक पृष्ठ है वो तो बाहर वाला भाग है, इधर से प्रकाश की किरणें जाएंगी। इधर से जाने के लिए मुझे इधर खड़ा रहना पड़ेगा और दर्पण को यहाँ सामने रखना पड़ेगा। तो दर्पण यहाँ सामने है और वो हमसे बाहर की ओर मुड़ रहा है। देख लो, हम इधर खड़े थे, कोई इंसान जो है भाई इसके लिए ये इधर खड़ा था, हंसता खेलता इंसान, इसके लिए इधर खड़ा था। तो इधर खड़ा इंसान के लिए ये अंदर की ओर मुड़ रहा है और वही वाला पृष्ठ क्या है, परावर्तक, तो हमारी अपने तरफ मुड़ रहा है, इसीलिए अपना तो अवतल, अपना, अ से अपना, अ से अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, इसलिए इंसान को इधर खड़ा रहना पड़ा और दर्पण बाहर मुड़ रहा था, हमसे दूर जा रहा था, इसीलिए उत्तल। ऊ वाला दर्पण है, ऊ वाला हमसे दूर है ना, ऊ वाला उत्तल हमसे दूर मुड़ रहा है। हम यहाँ खड़े और दर्पण इधर हमसे दूर मुड़ रहा है, तो उत्तल दर्पण। याद रहेगा? चलो देखते हैं कहां तक याद रहता है। चलो फटाफट इसको बना लो। अब आते हैं अगले शब्दावली में। बी नंबर का शब्दावली लिखो। ठीक है, बी नंबर का शब्दावली लिखो। हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या है भाई? वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको इंग्लिश से बच्चों हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? वक्रता केंद्र क्या होता है? ये देखो, गोलीय दर्पण एक गोले का, ठीक है, भाग होता है और उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम। भाई एक गोला के पास तो केंद्र होगा या नहीं होगा? अब तुम कहोगे सर इतना बड़ा गोला तो नहीं हुआ ना, ये तो वक्र हुआ। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसको तुम वक्रीय पृष्ठ कह लो। ठीक है, एक गोला तरफ दिख रहा है, तो ये जो वक्रीय पृष्ठ है बच्चों, जो P1 P2 है, वह किसी न किसी एक गोले का भाग रहा होगा। खोखले गोले से ही तो इस दर्पण को काट के हटाया गया ना, बनाया गया। तो जो जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, और उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? जो इस गोले का जो ये केंद्र था, यही केंद्र क्या कहलाएगा? इस गोलीय दर्पण का केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, गोल दर्पण क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, क्योंकि ये वक्रीय पृष्ठ है, गोला तो रहा नहीं, इसीलिए इसका नाम गोलीय केंद्र नहीं बल्कि वक्रता केंद्र कहा गया। नो प्रॉब्लम। चलो इसी पॉइंट में दिखा दिया है मैंने, इसी फिगर से काम चल जाएगा। तीसरा आ जाओ, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या क्या कहलाता है? ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाता है बच्चों? वक्रता केंद्र एवं गोलीय, ठीक है, गोलीय दर्पण के सतह के मध्य दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मैं दिखा देता हूं फिगर में भाई। देखिए, गोलीय दर्पण का सतह कौन सा है भाई साहब? ये वाला,
और गोलीय केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का केंद्र क्या है, ये इनके बीच की दूरी को ही क्या बोलेंगे बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई साहब, वक्रता त्रिज्या। इधर भाई गोलीय दर्पण के सतह से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नो प्रॉब्लम, एकदम समझ में आ गई। चलिए ये शब्दावली भी आपने समझ लिया, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों आते हैं डी नंबर पे, वो है हमारा क्या, द्वारक। क्या है, द्वारक है बच्चों। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, इस अपर्चर को द्वारक का परिभाषा क्या होगा, तो देखिए बच्चों, गोलीय, ठीक है, गोलीय पृष्ठ या सतह, क्या गोलीय पृष्ठ हैं या फिर गोलीय सतह है, ठीक है, सतह के, ठीक है, व्यास को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्वारक। ठीक है, इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। तो द्वारक क्या होगा भाई साहब, ये जो आपके गोलीय दर्पण है ना, जो गोलीय पृष्ठ है उसके व्यास, तो क्या होगा भाई साहब, ये P1 बिंदु, ये P2 बिंदु, ये जो बच्चों ये जो गोलीय पृष्ठ है, इनका जो ये डायमीटर है, ये जो व्यास है, ये यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी, यही क्या कहलाती है बच्चों, यही इसका, इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ठीक है, अपर्चर कहलाता है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर में आप दिखा दीजिएगा। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फटाफट आप अपने नोट्स में डाल दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम, चल रही है, मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं। कुछ और शब्दावली है बच्चों, उनको समझ लो, समझ जाएंगे आप। कुछ और शब्दावली बच रहे हैं हमारे, ठीक है, उन शब्दावली को भी जान लीजिए तो समझ जाएंगे आप। बस कुछ और शब्दावली है, ठीक है, कुछ और शब्दावली बच्चों जो हमारे जानने लायक जरूरी है, कभी समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि वह कितने महत्वपूर्ण हैं इन सब के लिए। ये सब जानना एकदम जरूरी है, हमारे बुक्स में तो नहीं दिया रहेगा, लेकिन ये जानना हमारे लिए क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए कुछ और शब्दावली आपके लिए। कितने लिख लिए बच्चों, एक तो आपने ध्रुव लिख लिया, वक्रता केंद्र लिख लिया, वक्रता त्रिज्या लिख लिया और व्यास लिख लिया, चार जान लिए। ठीक है, अब ई नंबर देख लीजिए, वो क्या है, वो है बच्चों क्या, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, देख लीजिए बच्चों, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण, ओके, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, ओहो, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली, है ना, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा बच्चों, रेखा है ना, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, जल्दी से फटाफट मैं फिगर में दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। ऐसा आपके पास ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए ये बाहर से जो है ना वो पॉलिश किया गया है, ये पोल हो गया, ठीक है, ये ध्रुव हो गया, और ये बच्चों वक्रता केंद्र हो गई। ठीक है, तो इनको जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बच्चों, इसको हम लोग जो है वो डॉट डॉट से दिखाते हैं, एक काल्पनिक रेखा मानते हैं। रेखा खींचा तो नहीं होगा, दर्पण में थोड़ी खींचा हुआ होगा, नहीं ना, तो इसको डॉट डॉट से दिखाएंगे, कल्पना करते हैं डॉट डॉट वाली लाइन से। तो बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर जी, हमने कहा सर जी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, है ना, PAL होता है बच्चों, PLE मत कर दीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
ये कौन सा दर्पण है आप समझ रहे हैं, हमारी तरफ मुड़ रहा है परावर्तक पृष्ठ, अवतल दर्पण है भाई साहब। अब तक आपको नहीं समझ में आया है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब आ जाइए F नंबर में आते हैं और नेक्स्ट शब्दावली क्या है, नेक्स्ट शब्दावली और क्या है बच्चों वो देख लीजिए। उपाक्षीय है ना, उपाक्षीय किरण। ठीक है, उपाक्षीय किरण क्या होता है बच्चों वो देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समीप प्रकाश की समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समीप प्रकाश की समानांतर किरणें उपाक्षीय किरणें कहलाती है ना। उपाक्षीय किरणें कहलाती है बच्चों। ठीक है, देखिए बस समझिएगा बच्चों ये उपाक्षीय किरणें क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक किरणें। ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समीप है ना, थोड़े से ऊपर वाली किरणें, थोड़े से नीचे वाली किरणें, थोड़े से ऊपर वाली किरणें, थोड़े से नीचे वाली किरणें है ना। तो मुख्य अक्ष के थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे है ना, तो मुख्य अक्ष के समीप जो प्रकाश की किरणें हैं बच्चों, ये जो सारी किरणें हैं हमारी, ठीक है ना, ये जो सारी हमारी किरणें हैं वो कैसे किरणें हैं भाई साहब, ये हमारे पास कैसे किरणें हैं, यही हमारी उपाक्षीय किरणें हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको, एकदम नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं और थोड़े से कुछ बात जान लेते हैं। अब क्या बच गई भाई साहब, अब बच गई बच्चों वो है मुख्य फोकस। क्या बच गई, मुख्य फोकस। क्या होता है बच्चों मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, इसको इंग्लिश में फोकस ही बोलते हैं है ना, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई साहब, प्रिंसिपल फोकस जान लीजिए। मुख्य अक्ष के है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर है ना, आपतित दर्पण पर आपतित, ठीक है, दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे दर्पण का बच्चों फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे ही बच्चों दर्पण का क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। तो चलिए इसे भी लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। समझ गए कैसे दिखाऊं मैं फिगर में, ये देखिए बच्चों इसका फिगर है, इसका फिगर मैं यहाँ बनाया हूँ, देख लीजिएगा बच्चों। ये हमारे पास दर्पण है, इसकी बाहर वाली सतह जो है पॉलिश की हुई है, ये ध्रुव हो गया हमारा, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, और बच्चों ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जो आ रही है वो परावर्तन के पश्चात, इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात बच्चों इस बिंदु से होके गुजरती है। परावर्तित होगी किरणें तो इस बिंदु से होके गुजरेगी। अगर कुछ और किरणें लो आप, अगर ये किरण भी लो तो इससे भी परावर्तन के पश्चात किरणें इसी एक बिंदु से गुजरती है। अगर कुछ और किरण ले लें आप, जैसे कि ये किरण ले लें, ये आपतित किरणें ले लें, तो ये भी परावर्तन के पश्चात बच्चों मुख्य अक्ष के इसी बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तो भाई मुख्य अक्ष भाई ये सेंटर हो गया है ना, और ये बच्चों क्या हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया है या नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें उपाक्षीय किरणें बच्चों, कैसे किरण, उपाक्षीय, जो मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक हैं
वो प्रकाश की आपतित किरणें जो दर्पण पे आके गिरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग आपतित किरणें बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जो आपतित किरणें हैं वो दर्पण पर गिरने के पश्चात जो लौटती हैं वो एक ही बिंदु पर आकर सारी मिलती हैं, उसी बिंदु को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। दर्पण का हम लोग फोकस कहते हैं इसे, ठीक है बच्चों। कौन सा दर्पण था ये हमारा अवतल दर्पण था। तो यही हमारा जो है क्या कहलाता है, दर्पण का फोकस कहलाता है, ठीक है, फोकस बिंदु कहलाता है। नो प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप बच्चों। मुख अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस भी बिंदु पर आकर मिलती है, मुख अक्ष जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। नो प्रॉब्लम, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला फिगर इसी के नीचे बनाइएगा तो समझ में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं मिटा दूं इसे, मिटा दिया जाए। चलिए तो बच्चों अब आपका जो है वो शब्दावली खत्म हो चुका है। इतने ही गोली दर्पण के कुछ शब्दावली थे जो हमें समझने थे, ठीक है समझ गए। तो बच्चों अब आपने ध्रुव समझ लिया है, वक्रता केंद्र समझ लिए हैं, समानामुख अक्ष समझ लिए हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या समझ लिए हैं, फोकस समझ लिए हैं, उपाक्षीय किरणें समझ लिए हैं। इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा बस 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ दीजिएगा, हो सकता है कोई ऐसा छूट गया हो, बाद में याद आए तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आप थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, इसको जो लिखे हैं उसके बाद थोड़ी सी बस जगह जो है वो क्या कर दीजिए, छोड़े रखिए, ताकि ऐसा कोई हो जो बच रहा हो तो हम लोग उसको बाद में लिख देंगे, ठीक है, जब भी कभी आएगा तो, ठीक है। अभी तो मुझे जैसा याद आ रहा है इतने ही के काम हमारा निपट जाएगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, बस आज की क्लास लास्ट करने वाले हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई है, बस लास्ट ही करने वाले हैं। वैसा आ जाइए, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों। अब हम लोग आते हैं क्या, वो आते हैं और प्रकाश, ठीक है बच्चों। दो बातें और हम लोग जान लेते हैं, वो क्या है, वो है बच्चों प्रकाश जब किसी सतह पर आपतित होता है तब उस प्रकाश के साथ निम्न परिघटनाएं, निम्न है ना, निम्न परिघटनाएं, ठीक है, निम्न परिघटनाएं हो सकती है, निम्न परिघटनाएं हो सकती है। क्या क्या है बच्चों, पहला है प्रकाश का परावर्तन, क्या हो सकता है, प्रकाश का बच्चों परावर्तन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है, प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। और तीसरा क्या होगा बच्चों, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। ये 3 घटनाएं होती है बच्चों प्रकाश के साथ जब किसी सतह पर आपतित होता है, ठीक है। कोई भी सतह है बच्चों, ये जैसे मान लो ये सतह है, ठीक है, नीचे जो है ना खुरदुरी है, इस सतह पर अगर बच्चों प्रकाश आपतित हुई है तो इसके साथ 3 घटनाएं हो सकती है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है वो बच्चों, क्या क्या हो सकता है कि या तो प्रकाश जो है हमारी वो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है, या फिर कुछ प्रकाश जो है वो अवशोषित कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये परावर्तित किरणें हैं हमारी, ठीक है, तो या तो प्रकाश की परावर्तन होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, अपवर्तन होगा, कुछ प्रकाश बच्चों इस इधर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, अपवर्तित हुई है अपवर्तित किरणें, ये बच्चों अपवर्तित किरण है, ठीक है, किरण लिखता हूं मैं, केवल एक किरण लिखा है हमने। और ये बच्चों क्या है, आपतित किरण है। और कुछ क्या हो जाएगा बच्चों, वो अवशोषित कर लिया जाएगा, कुछ प्रकाश की किरणें अवशोषित हो जाएगी। तो ये 3 घटनाएं हो सकती है, प्रकाश कौन से, ठीक है, किस पर भाई सतह पर प्रकाश
प्रकाश का आपतन। प्रकाश का मैंने क्या किया बच्चों, आपतन किया है, ठीक है ना, आपतित किया है, गिराया है। ओके, तो तीन घटनाएं हो सकती है, या तो परावर्तन हो सकता है, या कुछ प्रकाश उस माध्यम को आर पार करके निकल जाएगी, या फिर कुछ प्रकाश अवशोषित हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों रिफ्लेक्शन हो सकता है, कुछ रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, या फिर कुछ प्रकाश का जो है वो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, अवशोषण हो सकता है, ठीक है। ये तीन घटनाएं हो सकती है, ठीक है बच्चों। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के जो पहला जो हमने लिखा है बच्चों, पहला जो लिखा है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, वो प्रकाश है ना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चों? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। या दो नियम आप जान लीजिए, फिर आज की क्लास खत्म कर देते हैं भाई साहब। पहला नियम क्या है? वह है बच्चों, क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या है? प्रकाश का आपतन कोण, प्रकाश का आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? ठीक है, आपतन क्या कोण क्या होता है ना? आपतन, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, ठीक है, खींची गई अभिलंब, खींची गई अभिलंब, ठीक है। अभिलंब का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपतन बिंदु कौन सा भाई साहब? ये वाला बिंदु कौन सा है? इसको आप मान लो कि डी नाम दे दो, तो आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब, ये जो बच्चों मैंने एक रेखा खींचा, ये क्या था हमारे पास? ये हमारा अभिलंब था, परपेंडिकुलर था। ये क्या था आपका? परपेंडिकुलर था, ठीक है, परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब एवं आपतित किरण के मध्य, आपतित किरण के मध्य, मध्य कोण, जो बच्चों अभिलंब है और जो आपतित किरण है उसके बीच में जो भी कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो प्रकाश का आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, बच्चों जो परावर्तन कोण है वो क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींची गई, ठीक है, खींची गई अभिलंब, खींची गई अभिलंब एवं परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के मध्य कोण। अब कोण तो क्या था जी? पहले आपतन बिंदु तो समझाओ। अरे प्रकाश जिस सतह पर, किसी एक सतह जो है, वो जो कोई पदार्थ है वो बहुत सारे परमाणुओं के कणों से मिलकर बना हुआ है। तो जिस बिंदु पर, एक छोटे से बिंदु पर, जो जिस बिंदु पर प्रकाश आके सतह के जिस सतह को, भाई किसी बॉडी के, किसी वस्तु के जिस सतह को प्रकाश आके टच कर रहा है वही बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। उस आपतन बिंदु पर, उस पूरे वस्तु पर एक अभिलंब खींचिए, उस बिंदु पर वस्तु को अभिलंब खींचिए, ठीक है। उस अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसको आर से दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल, उसको है ना परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तन कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बच्चों ये आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है कि प्रकाश के आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में जस्ट आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, बी नंबर पॉइंट, ओके। बी नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा क्या? कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, ठीक है परावर्तित किरण,
ठीक है, एवं अभिलंब, अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, समतल जानते हो बच्चों आप, समझ आते हो? ये पूरा एक समतल हुआ, देख लो ये पूरा एक समतल हुआ, तो इसी समतल में है ना, इसी समतल में ये किरण है, ये किरण है और ये अभिलंब है। ठीक है बच्चों, ये इसी समतल में होगा, बॉडी है इसी समतल में, ये जो समतल था पूरा, ये जो समतल था इसी में प्रकाश की किरण आई, परावर्तित हुई और अभिलंब खींचा। तो ये दो जो है ना प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, एंगल ऑफ आई बराबर होता है एंगल ऑफ आर के, ये पहले नियम से पता चला। ठीक है, यही है बच्चों प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या ये पूरी समझ में आई? उम्मीद करते हैं सब समझ में आया होगा। आज का क्लास पूरा एकदम मजेदार था, मजा आया होगा पढ़ करके। ठीक है, 9.2.1 और 9.2.2, 9.2.1 क्या है आपका, वो है बच्चों चिन्ह परिपाटी, और 9.2.2 क्या है, वो है बच्चों आपके है ना गोलीय दर्पण की त्रिज्या, गोलीय दर्पण की त्रिज्या एवं फोकस के मध्य संबंध। तो ये दोनों वीडियोस, वो दोनों टॉपिक मैं अगले वीडियोस में लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहे, एंजॉय करते रहे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और स्वस्थ रहे, खुश रहे, पढ़ाई करते रहे। ठीक है, अगली बार जब तक मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू टू वॉच माय वीडियो। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और ढेर सारे वीडियोस के लिए आगे हमें इंतजार करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।